हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की कि कितने टाइप्स के जो है एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये आता है हमारे क्लास 12 के चैप्टर 5 में। और ये इसका एक पार्ट 2 है और पार्ट 1 आ चुका है। तो जिसने भी वो पार्ट 1 नहीं देखा है अबाउट प्राइमरी एक्टिविटीज, वो जाकर देख सकता है। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन और इन द आई बटन। तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जितने भी सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्रीकल्चर होता क्या है। एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ physical and socio-economic conditions which give rise to different types of agricultural systems। तो प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है कि डिफरेंट मल्टीपल कॉम्बिनेशंस होते हैं हमारे पास फिजिकल फीचर्स के और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस के, कि कौन से फिजिकल फैक्टर्स हैं जो चाहिए होते हैं डिफरेंट एग्रीकल्चर सिस्टम्स के लिए और कौन से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जैसे लेबर, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द प्राइमरी एक्टिविटीज़ ऑफ मैन। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ बाकी जो हमारे पास थी हंटिंग, गैदरिंग और पेस्चरलिज्म, तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होती है एग्रीकल्चर फॉर मैन। इट प्रोवाइड्स फूड एंड अदर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू ऑलमोस्ट एंटायर मैन काइंड ऑन द अर्थ। और एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो एनिमल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अबाउट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। के आप कुछ भी आर्टिफिशियल या फिशिंग वगैरह कुछ भी कर लो, हंटिंग कर लो, एनिमल पे डिपेंड रह लो, बट एट द एंड आपको फूड चाहिए, क्रॉप चाहिए खाने के लिए। तो जो मैनकाइंड हमारा पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो एट द एंड जो एग्रीकल्चर है उस पर डिपेंड करती है। अबाउट 65% ऑफ द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। क्योंकि जो हमारा डेवलपिंग कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में, वो उनकी 65% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली इंडल्ज है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में। बेस्ड ऑन मेथड ऑफ फार्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड लाइफ स्टॉक रेज्ड। तो ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में सिर्फ हम क्रॉप्स ही जो है ग्रो कर रहे हैं, कई ऐसी भी फार्मिंग है जहां पर हम लाइफ स्टॉक रियरिंग भी या जो लाइफ स्टॉक है उनको भी साइड बाय साइड रेज कर रहे। तो सबसे पहली जो एग्रीकल्चर टाइप है हमारे पास वो है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इट इज वन इन विच द farming areas consume all or nearly so of the product locally grown. It can be grouped in two categories that are primitive and intensive subsistence agriculture। वो टाइप का एग्रीकल्चर है जिसमें जो भी लोकली ग्रोन जो प्रोडक्ट होगा उसको जो उसी एरिया के लोग हैं उसको एक पैचेस में लेकर ग्रो करते हैं और वहीं पर जो है वो कंज्यूम कर लेते हैं। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है उसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इसको जो दूसरे नाम से जाना जाता है वो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर विच इज स्टिल प्रैक्टिस्ड इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इन ट्रॉपिकल एरियाज। तो हमारे वर्ल्ड के जितने भी ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पर जो है हमारे प्रिमिटिव स्टाइल ऑफ एग्रीकल्चर जो है सब्सिस्टेंस की जाती है, लाइक अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। एंड द वेजिटेशन इज यूजुअली क्लियर्ड बाय फायर। तो ये क्या है, ये इसको हम स्लैश एंड बर्न फार्मिंग भी जो है वो बोलते हैं, क्योंकि जब हम एक क्रॉप को ग्रो कर देते हैं उसके बाद क्या जो है उनमें स्टबल्स रह जाते हैं। तो उन स्टबल्स को काटने के लिए वो काटने या उनको डायरेक्ट हम ग्राउंड से निकालना जो है वो टफ होता है। इसीलिए जो वहाँ पर जितने भी हमारे वेजिटेशन का एरिया है जहां पर वो क्रॉप को ग्रो किया गया था उसको क्लियर कर देते हैं बाय फायर। एंड द एशेस ऐड टू द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो जितने भी ऐश होती है वहां पे वो इनडायरेक्टली जो है फर्टाइल कर देती है उस सॉइल को। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज दस ऑल्सो कॉल्ड स्लश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो आफ्टर सम टाइम लाइक अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 years द सॉइल लूजेज इट्स फर्टिलिटी। तो क्या होता है, अगर आप एक ही पेज पर बार बार एक ही क्रॉप को ग्रो करते रहोगे तो उसकी फर्टिलिटी जो हो जाती है वो खत्म हो जाती है। एंड द फार्मर शिफ्ट्स टू अनदर पार्ट्स एंड क्लियर्स अदर पैच ऑफ द फॉरेस्ट। अब क्या उसके बाद क्या होता है कि जो भी यहाँ पर जो हमारे पास फर्टिलिटी थी वो कम होगी एक क्रॉप को ग्रो करने के बाद, तो जो फार्मर है वो दूसरे पैच पर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा फॉर 3 to 5 years, ताकि जो पुरानी लैंड थी वो अपनी जो फर्टिलिटी है उसको दोबारा से गेन कर सके। द फार्मर मे रिटर्न टू द अर्लियर पैच आफ्टर सम टाइम। तो जैसे ही उसको लगेगा कि यहाँ की फर्टिलिटी जो है वो कम हो रही है, इसलिए वो वापस उसी पैच पर चला जाएगा जो उसने फर्टाइल होने के लिए कुछ समय के लिए छोड़ दिया था। One of the major problem of shifting cultivation is that the cycle of zoom becomes less and less due to the loss of fertility in different parcels। अब क्या हुआ, अगर आपके पास ये लैंड है, इस लैंड में आपने ये पैचेस बना लिया, आपने इस पैच पे किया, फिर आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से आप दूसरे में चले गए,
गए। तो इससे क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ से वापस आपको यहाँ जाना है और यहाँ पर उतनी फर्टिलिटी नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जितने जो बाकी एरियाज हैं, कुछ टाइम ऐसा आएगा कुछ सालों बाद कि पूरा एरिया ही जो है वो नॉन फर्टाइल हो जाएगा और यहाँ पर क्रॉप जो है वो उसको ग्रो करना टफ हो जाएगा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट पार्ट्स में जो है डिफरेंट नेम से जाना जाता है। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की बात करें इंडिया के, तो वहाँ पर इसे झूमिंग बोलते हैं। सेंट्रल अमेरिका और मैक्सिको रीजन जो है वहाँ पर, हमारे नॉर्थ अमेरिका में इसको बोलते हैं मिल्पा, और जो इंडोनेशियन मलेशिया वाला रीजन है वहाँ पर इसे बोलते हैं लदांग। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो इसकी लिमिटेशंस हैं, वो क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है हमें एग्रीकल्चर के लिए जो फॉरेस्ट के कुछ एक पैचेस हैं उनको, ट्रीज को जो है काटना पड़ता है। तो इसका मीनिंग हो गया कि डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि आपको जो ट्रीज हैं वो फॉरेस्ट से काटने पड़ रहे हैं उनको कल्टीवेशन के लिए, उस लैंड को प्रिपेयर करने के लिए। और उसके बाद है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि जो यहाँ पर अगर हम कुछ बर्न भी करेंगे तो उससे भी जो है हमारा इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड हो जाएगा। इट लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड सॉइल लॉस। तो जैसे कि हमने बोला कि जब हम स्लैश एंड बर्न जो प्रोसीजर है उसको करते हैं, तो कुछ एक हमारी जो सॉइल है उसमें एशिस के मिलने के बाद वो फर्टाइल तो हो जाता है, बट जो उसका अपर लेयर होती है वो हो जाती है। इसलिए हम उसे सॉइल इरोजन की वजह से जो है प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो वाइडली क्रिटिसाइज्ड है ड्यू टू दीज ड्रॉबैक्स एंड एफर्ट बीइंग मेड टू रीप्लेस शिफ्टिंग कल्टीवेशन बाय सेटल्ड एग्रीकल्चर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, कि हमें बार बार शिफ्ट ना होना पड़े, किसी एक एरिया में ही हम सेटल्ड होकर एग्रीकल्चर करें। हमारे पास है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इस एग्रीकल्चर में क्या होता है, इसको यूजुअली वहां किया जाता है जहां पर जो एरियाज है वो थिकली पॉपुलेटेड हो, जहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बहुत लार्ज हो। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। तो किसी भी एक छोटे एरिया में सिंपल टूल्स का यूज करते हुए ये लार्ज लेबर को यूज करते हैं। इसमें जो लेबर है हमारी वो रिक्वायर्ड होती है, ये उन्हीं रीजन्स में होगा जहां थिकली पॉपुलेटेड है, ताकि जो लेबर है वो इजीली अवेलेबल हो। देयर इज अ ह्यूज पॉपुलेशन प्रेशर ऑन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उनके स्टमक को उनके जो बेसिक नीड्स हैं, जो उनके फूड के बेसिक नीड्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए इस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर जो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, इस पर प्रेशर जो है बहुत ज़्यादा होता है इसी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। इट इज़ लेबर इंटेंसिव, यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इसको ग्रो करने के लिए उतनी ही लेबर चाहिए। इट इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ यूज़ ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरीगेशन। तो अगर हमें कोई भी क्रॉप को ग्रो करना है तो उसके लिए हमें वाटर बहुत नीड है उसको ग्रो करने के लिए, तो इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो अच्छी होनी चाहिए और बायोकेमिकल इनपुट्स भी। इंटेंसिव कल्टीवेशन, जो हमारी इंटेंसिव फार्मिंग है, उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं या उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। तो डिवीजन ऑफ लैंड थ्रू सक्सेसिव जनरेशन लीड्स टू प्लॉट साइज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। तो इसमें क्या हुआ कि आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उनके पास ये लैंड था, उसके बाद क्या हुआ, आगे से एक जो हमारे ग्रैंड पेरेंट थे उनके आगे से 2 सन हो गए, तो ये क्या हुआ कि इसको हम डिवाइड करके इन 2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इन 2 के आगे से क्या हुआ, 2 सन्स हो गए। अब यहाँ पर क्या होगा, इसी लैंड का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसी वजह से जो प्लॉट साइज है वो बहुत कम होता चला जाएगा, जो साइज है लैंड का वो कम हो जाएगा। दिस मेक्स इट इम्पॉसिबल टू प्रॉपरली मैनेज द फार्म इनपुट्स। तो हमने जो आउटपुट दिए वो तो उतने ही हैं, और सगो यहाँ पर जो है वो लेबर ज़्यादा हो गई, क्योंकि वो जो सारी जनरेशन थी वो सभी उसी लैंड पर जो है वो काम करने लगी। बट जो अब इनपुट है वो सब में डिवाइड होगा, तो यहाँ पर जो है इम्पॉसिबल हो जाएगा प्रॉपरली मैनेज करना। देयर इज ह्यूज प्रेशर ऑन द एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन को फीड करना उस एग्रीकल्चर लैंड के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाला काम हो जाएगा। और मल्टीपल क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी एक सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं की जाती, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम जो है वो यहाँ यूज होता है। लैंड इज नॉट लेफ्ट बैरन सो दैट द सॉयल रीगेन इट्स फर्टिलिटी। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने पहले पढ़ा कि प्रिमिटिव में क्या होता था, वो माइग्रेट करते रहते थे दूसरे पैचेस पर, बट यहाँ क्या होता है, यहाँ पर जो लैंड है उसको नहीं छोड़ा जाता ताकि जो सॉइल है अपनी फर्टिलिटी जो है उसको रीगेन कर सके। दस द फार्मर्स यूज एक्सेस अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स टू गेट द बेस्ट आउटपुट। अब उसी छोटे से लैंड में आप बार बार ग्रो करोगे तो उसकी जो फर्टिलिटी है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी, और आप उसको इतना टाइम भी नहीं दे रहे कि वो फर्टिलिटी वापस से रीगेन कर सके। तो उससे क्या होगा कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करने पड़ेंगे ताकि उसका बेस्ट आउटपुट आपको मिल सके।
मोर ओवर द लार्ज स्केल फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल इन दैट केस, क्योंकि यहाँ पर जो पैच है हमारा, जो जहाँ हम कल्टीवेशन करने वाले हैं वो एरिया है बहुत छोटा, और वहाँ से आप आउटपुट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर लार्ज स्केल फार्मिंग जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में हमारे पास दो टाइप होते हैं, डोमिनेटेड बाय वेट पैडी और डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो अगर हम वेट पैडी कल्टीवेशन की बात करें तो पैडी होता है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ द राइस क्रॉप। तो जैसे कि पैडी वेट जो पैडी होता है हमारा वो राइस होती है, तो जो ये वाली हमारी कल्टीवेशन होती है इसमें जो डोमिनेटिंग जो एक क्रॉप होता है वो है राइस। लैंड होल्डिंग्स आर वेरी स्मॉल ड्यू टू द हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनके घर की वजह से जो वहाँ पर जो कल्टीवेशन के लिए एरिया है वो बहुत कम होता है। फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू द इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। तो जो वहाँ पर लैंड होता है जिसपे वो काम करते हैं वो उनको एक्सटर्नल लेबर जो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपनी फैमिली लेबर से ही सारा जो काम है फार्म का वो करा लेते हैं। यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड, क्योंकि इतने ज़्यादा लैंड जो हमारी स्मॉल होल्डिंग्स हैं तो इसलिए जो एक मशीनरी है वो लिमिटेड होती है। मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस आर डन बाय मैनुअल लेबर। तो जितना भी जो काम होता है वहाँ पर फील्ड में, क्योंकि उन्हें जो है वो रूटिंग करना होता है उसका जो राइस के हमारे क्रॉप्स होते हैं तो इसलिए वो मैनुअल लेबर यूज करते हैं। फार्म यार्ड मैन्योर इज यूज टू मेंटेन द fertility of the soil. In this type of agriculture the yield per unit area is high but per labor productivity is low, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी प्रोडक्शन होगी वो तो बहुत ज़्यादा होगी एज पर यूनिट एरिया, बट जो हमारी लेबर है वो बहुत लो है क्योंकि मैनुअली सारा काम हो रहा है, लेकिन जो इन्वॉल्व है लेबर वो सिर्फ फैमिली लेबर है। नेक्स्ट हमारे पास है डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। तो राइस के अलावा कौन कौन से ऐसे हमारे पास क्रॉप्स हैं जो ग्रो किए जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलीफ क्लाइमेट एंड सॉइल एंड अदर जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो जरूरी नहीं है जिन एरियाज में राइस ग्रो किया जा सकता हो वहां पर हम कुछ ऐसे क्रॉप्स भी ग्रो कर सकें जिनके लिए रेन जो है वो हमें कम चाहिए, क्योंकि राइस के लिए हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो रेन चाहिए होती है। इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द मॉनसून। तो ऐसा नहीं है कि पूरे जो मॉनसून एशिया हमारा रीजन है वहां पर हर एक पार्ट ऐसा है जहां पर हमें पैडी इजिली ग्रो कर सके, क्योंकि वहां पर जो सेम अमाउंट है जो रिलीफ है वो बहुत मैटर करता है किसी भी एरिया में पैडी को ग्रो करने के लिए। ग्रोन इन नदर चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ कोरिया एंड नॉर्थ जापान। इन इंडिया व्हीट इज ग्रोन इन वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। मिलेट्स आर ग्रोन इन ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। क्योंकि जो हमारे ड्राई पार्ट्स हैं इंडिया के, जैसे हमारे जो अरावली रेंज है उसकी वजह से जो रेनफॉल है राजस्थान और गुजरात में बहुत कम होती है वेस्टर्न इंडिया में, तो वहां पर हम क्या ग्रो करते हैं, मिलेट्स। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांटेशन। तो प्लांटेशन से पहले हम थोड़ी इसकी जो हिस्ट्री है वो देख लेते हैं कि जो प्लांटेशन सिस्टम था उसको इंट्रोड्यूस किया था हमारे यहाँ पर वो थे यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स। तो ये थे जिन्होंने सबसे पहले जो है वो प्लांटेशन का कंसेप्ट लाए थे। उसके बाद अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो है वो टी गार्डन्स जो थे वो सबसे पहले लेकर आए थे हमारे ब्रिटिशर्स। इंडिया और श्रीलंका में सबसे पहले जो टी गार्डन्स देखे गए थे उनको इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने जब उनका यहाँ पर जो रूल हुआ करता था। उसके बाद जो फ्रेंच थे उन्होंने कोकोआ इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम आज चॉकलेट भी बनाते हैं। कॉफ़ी हमारी जो प्लांटेशन होती है, कॉफ़ी के जो सीड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोकोआ। तो ये जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था फ्रेंच ने वेस्ट अफ्रीका में। उसके बाद जो है रबर एंड शुगर केन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई। जो रबर था वो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने इन मलेशिया, और जो हमारा शुगर केन था वो इंट्रोड्यूस किया था ब्रिटिशर्स ने ही, और बनाना को भी इंट्रोड्यूस किया गया था वेस्ट इंडीज में जो आता है हमारा नॉर्थ अमेरिका के पास। प्लांटेशन क्या है? इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। तो एक सिंगल क्रॉप को ही जो है वो बहुत बड़े एरिया में जो है ग्रो किया जाता है। मोर कैपिटल एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत बड़े फील्ड्स होते हैं हमारे पास जो फार्मिंग के लिए, तो इसी वजह से जो कैपिटल है और जो हमारे पास लेबर है उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। फाइनल आउटपुट ऑफ द प्लांटेशन इज यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन एंड बनाना। तो ये जो इनका आउटपुट होता है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जो है वो बेनिफिट देता है। प्लांटेशन रिक्वायर्स अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड गुड मार्केट। आपने जो टी है उसको ग्रो कर लिया, बट अगर उसको आप इजिली ट्रांसफर नहीं कर पाए तो वहीं पर ही वो जो है वो वेस्ट हो जाएगा, और उसकी प्रोसेसिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इनके जो
रॉ सीड्स होते हैं, इनको प्रोसेसिंग चाहिए होती है और गुड मार्केट्स चाहिए होते हैं ताकि इनकी इजीली जो है सेल हो सके, और जितना भी इसमें इनपुट दिया गया है उसके बेटर आउटपुट के लिए जो है वो गुड मार्केट्स वहीं पर इजीली अवेलेबल होनी चाहिए और ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू इजीली इन मार्केट्स तक इनको जो है पहुंचाया जा सके। तो नेक्स्ट हमारे पास है मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो मिक्स्ड से ही आपको पता लग जाएगा कि जो दो क्रॉप्स हैं उनका मिक्सचर होने वाला है। मिक्स्ड फार्म्स आर मॉडरेट इन साइज एंड यूजुअली द क्रॉप्स एसोसिएटेड विद इट आर व्हीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज, फोडर एंड रूट क्रॉप्स। तो यहाँ पर जो बेसिकली व्हीट, बार्ले ये ऐसे टाइप के जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया जाता है ताकि दो क्रॉप्स को हम इजिली एक साथ जो ग्रो कर सकें। फूडर क्रॉप्स आर इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। यहाँ पर वही जा रहे जो एक स्टेपल फूड टाइप हमारे जो क्रॉप्स होते हैं, जो हमारे फूडर क्रॉप्स होते हैं, इनको ही यहाँ पर जो है वो डोमिनेटिंग क्रॉप्स होते हैं और इन्हीं को ही ग्रो किया जाता है। इक्वल एम्फेसिस इज लेड ऑन क्रॉप कल्टीवेशन एंड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब यहाँ पर जो है वो सिर्फ मिक्स्ड में ये नहीं है कि आप मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो करते हो, इट मीन्स आप साथ के साथ जो है वो एनिमल हस्बेंड्री भी कर रहे हो, एनिमल्स को भी फार्म में रख रहे हो। एनिमल्स लाइक कैटल, शीप, पिग्स एंड पोल्ट्री प्रोवाइड द मेन इनकम अलॉन्ग विथ क्रॉप्स, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर मेन्योर भी प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ जो हमारे पिग्स हैं या हमारे कैटल्स वगैरह हैं वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है इनका मीट भी जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन फार्म मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो यहाँ पर जो एनिमल्स और क्रॉप्स को एक साथ रखना है तो हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा होगी, एक्सपेंडिचर होगा, और एक्सटेंसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ग्रीन मैन्योर एंड ऑल्सो बाय द स्किल, लेबर एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द फार्मर्स। क्योंकि यहाँ पर जो एनिमल्स को रखना है तो एनिमल्स की टेक केयर के लिए भी जो है एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा लगता है एनिमल्स की केयर पे, और उसी लिए जो यहाँ पर है प्रोफेशनल, यहाँ में जो टेक्निकल स्किल्स वाले जो लेबर है वो चाहिए होती है। नेक्स्ट है हमारे पास डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग हमारे पास जो होती है वो होती है जहाँ पर मिल्क का जो है प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। डेयरी इज़ द मोस्ट एडवांस एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ रेयरिंग ऑफ मिल्क एनिमल्स। इट इज़ हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पर जो इंटेंसिव जो कैपिटल हमें चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मशीनरी चाहिए, जितने भी केयर के लिए एनिमल्स के हमें वहाँ पर प्रोफेशनल टीम्स चाहिए होती हैं ब्रीडिंग के लिए। एनिमल शेड स्टोरेज फैसिलिटीज़ फॉर फूडर, फीडिंग एंड मिल्चिंग एंड मशीन्स एट द कॉस्ट ऑफ डेयरी फार्मिंग। तो जितने भी हमारे ये पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स जो है वो डेयरी फार्मिंग में प्लस पॉइंट दे देते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा लेवल की चाहिए। स्पेशल एम्फेसिस इज लेड ऑन कैटल ब्रीडिंग, हेल्थ केयर एंड वेटनरी सर्विसेज। तो उनके लिए वहाँ पर डॉक्टर्स भी प्रोफेशनल चाहिए ब्रीडिंग के लिए और उनके हेल्थ केयर के लिए। इट इज़ प्रैक्टिस्ड मेनली नियर अर्बन एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स विच प्रोवाइड नेबरहुड मार्केट फॉर फ्रेश मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। तो जितने भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो मार्केट होगी वहाँ पर चीज़ की जो डिमांड है वो ज़्यादा होगी, मिल्क प्रोडक्ट्स की जो है फ्रेश मिल्क की जो वहाँ पर डिमांड है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस वजह से डेयरी फार्मिंग जो है वो मोस्टली अर्बन एरियाज और इंडस्ट्रियल सेंटर्स के पास की जाती है। तो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर क्या होता है? मेडिटेरेनियन जो एग्रीकल्चर है वो मोस्टली उन्हीं रीजन्स में देखने को मिलता है जो मेडिटेरेनियन सी के अराउंड हमें मिलते हैं। मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर इज हाईली स्पेशलाइज्ड कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द कंट्रीज ऑन आइदर साइड ऑफ द मेडिटेरेनियन सी इन यूरोप। तो यूरोप में जो हमारे मेडिटेरेनियन सी है उसके अराउंड जितने भी कंट्रीज हैं या जितने भी हमारा एरिया है वो मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर के अंडर आता है। दिस रीजन इज एन इम्पोर्टेंट सप्लायर ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। तो सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं? जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, जैसे हमारा ऑरेंज है, ग्रेप्स हैं। तो विटीकल्चर भी इसी के अंडर आता है। विटीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एमसीक्यूज में। विटीकल्चर जो है वो क्रॉप कल्टीवेशन को बोलते हैं। इट इज अ स्पेशलिटी ऑफ द मेडिटेरेनियन रीजन। बेस्ट क्वालिटीज ऑफ वाइन्स इन द वर्ल्ड विद डिस्टिंक्टिव फ्लेवर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई क्वालिटी ग्रेप्स इन वेरियस कंट्रीज ऑफ दिस रीजन। तो जितने भी एरियाज हमारे मेडिटेरेनियन रीजन में आते हैं वहाँ पर जो विटीकल्चर है वो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस होता है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रॉप कल्टीवेशन है यहाँ की बेस्ट है और बेस्ट जो क्वालिटी वाइन्स हैं वो यहीं पर बनाई जाती हैं। तो सबसे लास्ट जो एग्रीकल्चरल टाइप है हमारे पास वो है मार्केट गार्डनिंग एंड हॉर्टिकल्चर। तो मार्केट गार्डनिंग जो होती है वो स्पेशलाइज होती है इन कल्टीवेशन ऑफ हाई वैल्यूएबल क्रॉप्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। तो फ्लावर्स की कल्टीवेशन को हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। सोलली फॉर द अर्बन मार्केट्स। तो जितने भी हमारी अर्बन मार्केट्स होते हैं, जो आज आप देखते हो कि हमारे जो मॉल्स होते हैं, मॉल्स में भी जो है हमें वेजिटेबल्स देखने को मिलती हैं, जैसे ईजी डे है या रिलायंस है। तो फार्म्स आर स्मॉलर
एंड आर लोकेटेड वेयर देयर आर गुड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो है पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो बहुत जल्दी जो है इनकी शेल्फ लाइफ जो है बहुत कम होती है, खराब होने का इनका डर ज़्यादा रहता है, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्टेशन लिंक है विद द अर्बन सेंटर्स वेयर हाई इनकम ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स इज लोकेटेड। तो जहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं, जहाँ पर इन चीज़ों की डिमांड है उसके नियर बाय यहाँ जो है इनकी कल्टीवेशन की जाती है, ताकि जो इनका ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है उन तक ये ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सके। एंड इट इज़ लेबर एंड कैपिटल इंटेंसिव, यहाँ पर जो लेबर और कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है। लेज एम्फेसिस ऑन द यूज ऑफ इरिगेशन, हाई यील्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ग्रीन हाउसेज एंड आर्टिफिशियल हीटिंग इन कोल्डर रीजन। तो जितने भी हमारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं इनको स्टोर करने के लिए जो है वो हमें कोल्डर रीजन, मतलब इनके लिए हमें बड़े स्टोर्स बनाने पड़ते हैं जहाँ पर हमें इजीली कोल्ड एक टेम्परेचर देके इन्हें स्टोर कर सकें। द फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि जो हमारी मार्केट गार्डनिंग है, हॉर्टिकल्चर होता है, इसको हम ट्रक फार्मिंग भी बोलते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ट्रक फार्म्स फ्रॉम द मार्केट इज गवर्न्ड बाय द डिस्टेंस दैट द ट्रक कैन कवर ओवरनाइट, हेंस द नेम ट्रक फार्मिंग। कि एक जो आपने कुछ भी प्रोड्यूस किया है उसको ओवरनाइट अगर कोई एक ट्रक लेकर जा रहा है तो सिर्फ उसकी इतनी ही शेल्फ लाइफ है कि उसको फटाफट से जो है हमें उतने ही डिस्टेंस में, जितना कि एक रात में वो कवर कर सकता है कोई भी एक ट्रक, उसको उतने में ही जो कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंचाना है। तो उसको हम बोलते हैं ट्रक फार्मिंग या हमारे ट्रक फार्म्स। ये बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।